नमस्कार स्टूडेंट, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग के बारे में आप लोगों ने सुन तो जरूर रखा होगा बहुत जगहों से, बट आज हम आपको नीति आयोग में कुछ बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि भी करेगा। तो सबसे पहले हम नीति आयोग जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मतलब ट्रांसफॉर्मिंग मतलब भारत को पूरा बदलने वाला जो संस्थान है ये, उसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, नीति आयोग की क्यों जरूरत पड़ी, इसे आखिर क्यों बनाया गया? तो कोई भी संस्था बनती है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, तो इसकी भी कोई वजह होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर पहले ये देखें कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है, योजना आयोग का स्थान लिया है जो 1950 में बनाया गया था। तो योजना आयोग ही बना रहता, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग क्यों लाया गया? मुद्दा यहाँ पर ये उठता है या प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इसे क्यों लाया गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये ध्यान से समझिए कि वो जो संस्था बनी थी योजना आयोग 1950 में बनी थी और लगभग 65 साल हो गए। तो इन 65 सालों में इंडिया में यह परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई थी। तो जो योजना आयोग था वो वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो रहा था। तो हमें एक बदलती हुई जो परिस्थितियां थी उसमें एक प्रासंगिक संस्थान की जरूरत थी जो भारत के लिए कुछ ऐसी नीतियां बना सके जिससे कि भारत में जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है ना, जो कोऑपरेटिव फेडरेशन का सिद्धांत है वो सही से स्थापित हो सके। अब ये कोऑपरेटिव फेडरेशन क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। कोऑपरेटिव फेडरेशन हिंदी में इसको कहते हैं सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है, लेकिन केंद्र और राज्य में कभी कभी टकराहट होती है, तो उसकी वजह से सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो कोऑपरेटिव फेडरेशन में क्या है कि हम सभी जो केंद्र और जो सभी राज्य हैं, सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाकर काम करें, तो मिलजुल कर काम करें जिससे देश का विकास हो, इसे ही कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो जो योजना आयोग था वो कोऑपरेटिव फेडरेशन की भावना को स्थापित नहीं कर पा रहा था। तो जब तक कोऑपरेटिव भावना नहीं होगी, कोऑपरेटिव फेडरेशन की भावना से हम काम नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो योजना आयोग में क्या खामियां थी? योजना आयोग जो नीतियां बनाता था और उन नीतियों के निर्माण में राज्य की कोई भागीदारी नहीं होती थी, नीतियां बनाकर और थोप दी जाती थी। तो अगर नीति बना के थोप दी जाएगी तो राज्य सही से उन नीतियों का अनुपालन नहीं करते थे और इससे देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। कोई राज्य नीतियों का अनुपालन सही से कब करेगा? जब नीति निर्माण में उसको भी शामिल करें। बात अब समझ रहे हैं? तो नीति आयोग में क्या हुआ, केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी नीति के निर्माण में, दोनों का सहयोग होगा और सब मिलकर नीतियां बनाएंगे, तो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा और सभी मिलकर काम करेंगे, तो कोऑपरेटिव फेडरेशन की जो भावना है वो सही से स्थापित हो पाएगी और देश का सही से विकास हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, यही कुछ समस्याएं थी योजना आयोग में, जिस वजह से उसका एक हमें विकल्प चाहिए था। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर सोचा और उसके विकल्प के रूप में निकट भविष्य में एक नए
आयोग की परिकल्पना की और इसी संदर्भ में इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आता है। क्लियर? तो ये इसकी कुछ बैकग्राउंड थी जो हमने यहां पर डिस्कस की। अब हम लोग बात करते हैं स्लाइड पर। स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, लिखा है 1 मिनट, 13 अगस्त 2014 को मोदी गवर्नमेंट ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग कर दिया और इसके स्थान पर एक नए निकाय की निकट भविष्य में स्थापना करने की घोषणा की। तो सरकार बनी 2014 में और तुरंत उन्होंने योजना आयोग जो अप्रासंगिक हो चुका था उसे हटा दिया, उसकी घोषणा कर दी और बहुत जल्दी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया इसकी डेट आपको जरूर याद रखनी है। क्लियर? ये अस्तित्व में आता है। अब हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? नीति आयोग भारत सरकार के एक कार्यकालीय संकल्प यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा सृजित हुआ। इस बात को यहां पर समझना है कि ये मामला क्या है, क्या मतलब है इसका। तो इस बात को यहां पर समझते हैं। देखो, जो हमारा योजना आयोग था, है ना, ध्यान समझना, जो योजना आयोग था वो भी इसी तरीके से स्थापित किया गया था। सेम जैसे योजना आयोग स्थापित किया गया था, सरकार जो मंत्रिमंडल था उसके प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग सृजित किया गया था और यहां पर भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, संकल्प के द्वारा ये सृजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 3 तरीके से संस्थाएं बनती हैं। एक तो संविधान में हो सकती है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत यदि कोई संस्था गठित होती है तो उसको संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। एक तरीका ये हो गया जिसका वर्णन संविधान में हो, ठीक है ना। तो संविधान में जो प्रावधान होते हैं उसके तहत यदि कोई संस्था बनती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कैसी होती है? संवैधानिक। तो नीति आयोग का उल्लेख संविधान में है नहीं तो ये संवैधानिक नहीं है। दूसरा तरीका होता है संसद के द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित किया जाना, तो उसे कहते हैं वैधानिक या विधिक, वैधानिक निकाय। तो ये संसद के द्वारा बनाई गई विधि के तहत भी नहीं स्थापित हुआ, तो ना तो ये संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक है। कौन? नीति आयोग। और ना ही योजना आयोग था। तो फिर तीसरा तरीका क्या होता है? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से गठित, है ना। तो ये जो नीति आयोग है ये कैसे स्थापित किया गया है? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। तो जो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से गठित की जाती है संस्था, वो ना तो संवैधानिक होती है और ना ही वैधानिक होती है। अर्थात नीति आयोग एक गैर संवैधानिक है और एक गैर वैधानिक संस्था है, ठीक है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से स्थापित की गई है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये भारत सरकार की नीति निर्माण का एक थिंक टैंक है, यानी शीर्ष प्रबुद्ध मंडल। हिंदी में इसको प्रबुद्ध मंडल कहते हैं, इंग्लिश में इसको थिंक टैंक कहते हैं। मतलब ये भारत सरकार की नीति निर्माण है ना, जो नीतियों का निर्माण होता है उसका ये थिंक टैंक है। मतलब नीति निर्माण में सरकार की हेल्प करती है, ठीक है ना, उसे दिमाग देती है, सोचती है, नीति निर्माण करती है। तो सरकार की तरफ से नीति निर्माण करने की एक शीर्ष संस्था है। ये निदेशकी और नीतिगत दोनों प्रकार का इनपुट प्रदान करती है, दोनों प्रकार की योजनाएं, दोनों प्रकार की नीतियां बनाती है। निदेशकी का मतलब होता है कि ऐसी नीति बना दे जो बाध्यकारी ना हो, ठीक है, और कुछ ऐसी नीतियां जो की उसी के अनुसार वो करना जरूरी है। क्लियर? आगे अगली स्लाइड में आते हैं। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार करती है। तो नीति आयोग क्या काम करती है? भारत सरकार के लिए स्ट्रेटेजिक एंड
जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, जो कार्यक्रम है, उनका ड्राफ्ट तैयार करता है। साथ ही साथ केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। यहाँ पर केवल केंद्र के लिए नहीं, राज्यों को भी इसमें लिया गया है। यही तो है, राज्यों को भी लेके चल रहा है। यही तो है कोऑपरेटिव फेडरेशन। क्या है? कोऑपरेटिव फेडरेशन, इसी को तो कहते हैं। राज्यों को भी लेकर चलेंगे। इसका मतलब नीति निर्माण में अब राज्यों की भी भागीदारी होगी। क्लियर? अगली स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? अगली स्लाइड में नीति निर्माण में सहकारी संघवाद के सिद्धांत का ये अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई नीति बनाई गई, ठीक है, समझना ध्यान से, तो नीति निर्माण में केंद्र और राज्य दोनों को शामिल किया गया। दोनों को लेकर चलना है, केंद्र और राज्य दोनों को लेकर चलना है। इसका मतलब नीति निर्माण में केवल केंद्र का ही रोल नहीं है, राज्यों की भी भागीदारी होगी। यानी केंद्र और राज्य मिलकर दोनों ही नीतियां बनाने में भाग लेंगी। ठीक है, दोनों को लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब है जब योजना आयोग था तो केवल केंद्र ही नीतियां बना देता था और राज्यों पर थोप दी जाती थी, लेकिन अब नीतियां नीचे से ऊपर की ओर बनेंगी। यानी जो नीचे के स्तर की सरकार है वो भी इसमें शामिल होगी। तो अब नीतियां नीचे से ऊपर, और आज इसी की जरूरत है। ऊपर से नीचे नहीं, केंद्र नीतियां बनाई, राज्य पे थोप दी। ये तो सही बात नहीं है, है ना? ये तो फेडरेशन है ही नहीं, कोऑपरेटिव फेडरेशन ही नहीं। अब नीतियां नीचे से बनेंगे, नहीं राज्य भी शामिल होंगे। ये ध्यान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। नीति आयोग के निर्माण का आधार क्या है? ये क्यों बनाएगा? जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, उसी को हमने यहाँ पर इन स्लाइड में पॉइंट के माध्यम से समझाया है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरेशन सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करेगा। यानी नीतियों के निर्माण में केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। दूसरा, थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए, ये थिंक टैंक का मतलब आपको मैंने अभी भी समझा दिया। थिंक टैंक का मतलब होता है ये एक प्रबुद्ध मंडल है, मतलब यहाँ पर विशेषज्ञ लोग हैं जो सोचते हैं, सरकार के लिए नीतियां बनाते हैं। ठीक है, के रूप में कार्य करते हैं और सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान और रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी इसमें विशेषज्ञ लोग होते हैं। ओके, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कार्यान्वयन संभव बनाने वाला एक सहयोगी मंच है, मतलब ये किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में काफी हेल्प करेगा, जो कि प्रगति का अनुश्रवण करके अंतरों को पाटते हुए केंद्र एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर, देख रहे हो ना, केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ लाता है। दोनों को एक साथ लाकर विकासात्मक लक्ष्यों को साझे प्रयत्नों से पूर्ति करेगा। मतलब ये इसका काम है, यानी केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ लाएगा और दोनों मिलकर जो प्रयत्न है, जो लक्ष्य है, दोनों मिलकर पूरे करेंगे। ये यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। जैसे भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति है। कोई राज्य ज्यादा डेवलप है, कोई राज्य पिछड़ा हुआ है, कोई गरीब है। तो ये भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बात आप समझ रहे हो? किस टाइप की डाइवर्सिटी? कल्चरल भी है ना, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है ना, बहुत सारी सोच में भी अंतर है। ठीक है, बहुत सारे राज्य मतलब अमीर हैं, गरीब हैं। तो सभी राज्यों के लिए एक जैसी नीति बना के अगर लागू कर देंगे तो वो फीजिबल नहीं है, वो संभव है ही नहीं। ठीक है, तो चूंकि विविधता है बहुत ज्यादा, इसलिए सबके लिए समान नीति वाला आर्थिक नियोजन का जो मॉडल था अब हमारे देश में पुराना पड़ चुका है ना। योजना आयोग क्या कर रहा था? यही तो कर रहा था, समान नीतियां बना दी। अब लगा जो नीति पंजाब के लिए वही केरला के लिए, वही बिहार के लिए। बात आप समझ रहे हो? वही उत्तर पूर्वी भारत के लिए। तो ये कैसे संभव है? अलग अलग स्थितियां है ना, डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग टाइप की नीतियां भी तो चाहिए, तभी तो सही से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो उस राज्य को इन्वॉल्व करिए पहले नीति निर्माण में, और वो राज्य जब इन्वॉल्व होगा तो अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाएगा। तो ये शायद ज्यादा उचित रहेगा। बात आप समझ रहे हो? ये चीजें ज्यादा उचित रहेंगी। ओके, तो यही बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, तो समान नीति वाला आर्थिक नियोजन हमारे देश में पुराना पड़ चुका था।
तो ये मॉडल जो पुराना मॉडल था, जो योजना आयोग मॉडल लेकर आया था, भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता था, कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकता था, हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए एक हमें नई संस्था की जरूरत पड़ी। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोग नीति आयोग की संरचना पर बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा प्रॉब्लम में यहां से क्वेश्चन बनता है संरचना से। ओके, देख लीजिए। तो इसकी नीति आयोग की संरचना में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर इसकी एक गवर्निंग काउंसिल भी होती है। अब गवर्निंग काउंसिल जो होती है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? सभी राज्य के सीएम और सभी यूनियन टेरिटरीज के सीएम, मतलब जहां पर सीएम है, सीएम जैसे दिल्ली में, पांडिचेरी में, जम्मू कश्मीर में, वहां सीएम होते हैं। और बाकी जगह जो यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, या जो प्रशासक जो वहां के होते हैं, है ना, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। देख रहे हो, इसकी गवर्निंग काउंसिल में सबको शामिल कर लिया गया, जबकि योजना आयोग में ऐसा नहीं था। तो राज्यों की भागीदारी यहां पर आ गई। फिर इसके कुछ क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। देखो, वैसे भारत में आप देखोगे क्षेत्रीय परिषदें अलग से हैं संविधान में, लेकिन नीति आयोग की भी अपनी एक क्षेत्रीय परिषद होती है। तो इस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन होता है? राज्यों के सीएम होते हैं और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ये क्यों गठित की जाती है? जैसे मान लो दो राज्यों, दो क्षेत्रों के बीच में कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद को, उस डिस्प्यूट को मतलब समाप्त करके और कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये इसका काम है। तो वही लिखा है, इसका गठन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन इसलिए किया गया है, एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कोई इश्यू हो गया दो राज्यों के बीच में, तो फिर उस इश्यू को कौन रिजॉल्व करेगा? यही क्षेत्रीय परिषद रिजॉल्व करेगी, और दोनों क्षेत्रों को, दोनों राज्यों को एक, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा, और जिससे सही से कोऑपरेटिव फेडरेशन की जो भावना है वो सही से स्थापित हो सके। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। इन परिषदों का सभापतित्व कौन करता है? नीति आयोग के अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री, अथवा उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड पर्सन, याद रखेगा। अब इसमें एक विशिष्ट आमंत्रित लोग भी होते हैं। तो ये जो ये विशेषज्ञ होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? कुछ विशेषज्ञ होते हैं, मतलब इनको विशेष रूप से इनवाइट किया जाता है नीति आयोग में। ठीक है, तो विशेषज्ञ कौन होता है? जिनके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान और योग्यता हो, है ना, उनको इनवाइट किया जाता है। ये पीएम द्वारा यहाँ पर नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। तो कुछ इसमें, इसकी संरचना में विशिष्ट आमंत्रित लोग भी होते हैं, और पीएम उसमें उनको क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। अगली स्लाइड पर आते हैं हम लोग। इसमें होता है पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा। इसमें देखो, तो पूरा इसका ढांचा अगर हम देखें, अध्यक्ष होता है ना, जिससे जो पीएम होते हैं वही नीति आयोग के पदेन यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। फिर उपाध्यक्ष होते हैं, तो पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का दर्जा मिला होता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जो योजना, इसका नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष होता है। फिर पूर्णकालिक सदस्य, तो ये राज्य मंत्री के पद के समक्ष होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, आपको हमने मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में पढ़ाया था। तो जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं नीति आयोग के, उनका दर्जा किसके बराबर होता है? उनका दर्जा होता है राज्य मंत्री के बराबर। फिर कुछ अंशकालिक होते हैं, तो ये पूर्णतया सदस्य नहीं होते। ये कितने होते हैं? अधिकतम 2 होते हैं। ये विश्वविद्यालय से भी हो सकते हैं, शोध संगठन जैसे डीआरडीओ वगैरह है, और कुछ अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं। और ये पदेन सदस्य होते हैं, ये पूर्णकालिक पदेन सदस्य के रूप में काम करते हैं। ये उसमें डायरेक्ट नियुक्त नहीं किए जाते हैं। क्लियर? चलो अगली स्लाइड पर जाते हैं। फिर कुछ पदेन सदस्य इसमें होते हैं, ये पीएम द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लिए जाते हैं, और अधिकतम कितने होते हैं? 4। तो पदेन सदस्य इसमें कितने होते हैं नीति आयोग में? 4। ये कहां से लिए जाते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद से इन्हें लिया जाता है। क्लियर? बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। चलो अगली स्लाइड क्या कहती है? हाँ, 1 मिनट, इसमें देखो। हाँ, इसका एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होता है, ये पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है एक निश्चित कार्यकाल के लिए, और भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होता है। यह जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है नीति आयोग में, वो किसके इक्वल होता है?
वो भारत सरकार के सेक्रेटरी के पद के इक्वल होता है। और फिर इसका एक सचिवालय भी होता है। तो सचिवालय, कोई भी बॉडी है, कोई संस्था है, उसका एक सचिवालय होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं भी होती है नीति आयोग में। जैसे एक शोध शाखा होती है जो रिसर्च पे काम करती है ना। एक परामर्शदात्री शाखा होती है, एडवाइस करती है। फिर एक टीम इंडिया शाखा होती है। इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। क्लियर। अब हम लोग आते हैं नीति आयोग के कुछ कार्य वगैरह हैं। तो नीति आयोग भारत को चुनौतियों से बेहतर ढंग से जूझने के लिए सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है। यानी भारत में जो बहुत सारी चैलेंजेज हैं, इन चैलेंजेज से निपटने के लिए, जूझने के लिए नीति आयोग भारत सरकार को क्या बनाती है? सक्षम बनाता है। क्लियर। कैसे बनाता है, इस चीज को हमें यहां पर देखना है। कैसे बनाता है, देखो हाउ, कैसे बनाएगा। देखो भारत के जनसंख्यात्मक लाभांश, जो भारत का डेमोग्राफिकल डिविडेंड है ना, जनसंख्यात्मक लाभांश, इसका मतलब क्या है? भारत युवाओं का देश है। भारत इस समय जानते हो, इसमें युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है। युवाओं का देश है, युवा संख्या ज्यादा है। तो जिस देश में यूथ ज्यादा है, अगर उसका हम सही दिशा में यूज कर लें तो देश कहां से कहां चला जाएगा। तो इस जनसंख्यात्मक लाभांश, यानी जो यूथ की संख्या ज्यादा है, इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे इसके अंदर स्किल डाली जाए जिससे देश का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इनको कैसे रोजगार दिया जाए, है ना, किस तरीके से इनको स्किल किया जाए, ये सारा कुछ बताता है कौन? नीति आयोग। तो भारत में जो बहुत सारी चैलेंजेज है, जैसे बढ़ती जनसंख्या का चैलेंज है, ठीक है, तो हम उस जनसंख्या को कैसे यूज कर लें, है ना। यही तो नीति आयोग ये भारत को इसीलिए तो सक्षम बनाता है कि अपने संसाधनों को कैसे यूज करें। दूसरा, निर्धनता उन्मूलन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत का, और ये बहुत पहले से आज भी है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो निर्धनता उन्मूलन तथा प्रत्येक भारतीय के लिए गरिमापूर्ण एवं आत्मसम्मान युक्त जीवन का अवसर कैसे दिया जाए, ये भारत सरकार को आइडिया देता है, ऐसी नीतियां बनाता है, ये इसका काम है। क्लियर। और देखो लैंगिक पूर्वाग्रह, ये एक बड़ी समस्या है। वैसे लैंगिक पूर्वाग्रह अभी बताता हूं क्या है। जाति और आर्थिक विषमता के आधार पर उपजी असमानता का समाधान करता है कौन? नीति आयोग। मतलब ऐसा समाधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। देखो भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या है, आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है, लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे हमारे समाज में कि ये लड़की है, ये महिला है, ये घर का ही काम करेगी, ये बाहर का काम नहीं कर सकती, ये बाहर का काम नहीं कर सकती, ये बिजनेस नहीं कर सकती। ऐसे हमारे समाज में पूर्वाग्रह है, ये सिर्फ पूर्वाग्रह है, इससे हमारा समाज ग्रसित है। तो नीति आयोग भारत सरकार को ये बताता है कि महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए हर जगह, उद्योग में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में, है ना, बड़े बड़े पदों पर। तो महिला केवल घर में चौका बर्तन नहीं करेगी, ये जैसा कि हमारा समाज टेंडेंसी बना चुका है। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह हमारे समाज में घुसा है कि महिला ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये सिर्फ पुरुष कर सकता है, महिला सिर्फ घर का काम करेगी। तो जबकि महिलाओं में टैलेंट है, अगर वो घर के काम करती रहेगी तो देश के विकास में उसका सहयोग हो सकता था। बट हमारे जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं उससे एक बहुत बड़ी असमानता है, इसकी वजह से हमारा देश चुनौतियों से जूझ रहा है। तो नीति आयोग ये भारत को ऐसा आइडिया देता है कि नहीं, ये असमानताएं जो हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह से जो उपजी असमानताएं हैं, इनसे आप कैसे निकल सकते हो, इसका समाधान कैसे होगा। ठीक है, जाति व्यवस्था में जो हमारा भारत जकड़ा हुआ है, इसका कैसे समाधान हो सकता है। और जो आर्थिक विषमता है, कोई राज्य ज्यादा अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, ये सारा कुछ नीति आयोग नाम का थिंक टैंक भारत को बताता है, नीतियां बनाता है, भारत सरकार को ये सोचता है, उसके लिए सोचता है, जिससे कि भारत इन चुनौतियों से जूझने में सक्षम हो पाता है। तो ये सारे काम यहां पर नीति आयोग के आप देख रहे हो। दूसरा, विकास प्रक्रिया में गांवों को संस्थागत रूप से जोड़ना, इस प्रकार का भी ये सोचता है नीति आयोग, और बताता है
भारत को कि कैसे गांवों को संस्थागत रूप से जोड़ा जाए विकास की प्रक्रिया में, यानी गांवों की भागीदारी कैसे विकास की प्रक्रिया में हो जाए। देखो ये बहुत बड़ी बात है, जो योजना आयोग था वो ये सब नहीं बताता था, वो सिर्फ ऊपर से नीतियां बनाता था और ऐसे थोप देता था। लेकिन यहां पर क्या है कि गांवों को भी विकास में कैसे भागीदारी बनाया जाए, उन गांवों को कैसे संस्थागत रूप से जोड़ा जाए, विकास की प्रक्रिया से गांवों को कैसे जोड़ा जाए, ये नीति आयोग इस तरीके से भारत में बहुत सारे चैलेंजेज हैं, वो चैलेंजेज कैसे दूर हों, भारत उन चैलेंजेज से निपटने के लिए कैसे सक्षम हो, ये काम करता है नीति आयोग। और देखो जैसे 50 मिलियन छोटे लाभार्थियों को नीतिगत सपोर्ट देकर देश में रोजगार सृजन का आइडिया भी देता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नीति आयोग क्या क्या करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीति आयोग की वास्तव में जरूरत थी। योजना आयोग पुराना पड़ चुका था, तो इसमें प्रीलिम में तो क्वेश्चन शायद बनता है, लेकिन पीटी के साथ साथ ये मेंस में भी क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर हम लोगों ने देखी, और तो नीति आयोग में ऑलमोस्ट चीजें यहां पर हमने कवर कर दी। अब आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स डिटेल में ज्वाइन करना चाहते हैं, प्री मेंस सब कुछ, तो आप हमारा राविन एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, है ना, RAWIN राविन एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस पे हमारी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, सारी ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल आपको हमारी टीम दे देगी। तो ये था नीति आयोग। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।